सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, डेटा सिस्टम एंड रिस्क की आज फर्स्ट क्लास है और ओरिएंटेशन का डे है। 5 शुरू तो अल्लाह के नाम से हम कर चुके हैं। थोड़ा सा सबसे पहले अपने बारे में बताइए। बेसिकली एक जो है वो सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है सेशन, एक सेशन जो है सुबह के टाइम चल रहा है, ये तीसरा सेशन है जिसका एम ये था कि वो बच्चे जो कि पहले यानी जिनके जो पहले कैफ में ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं वो इस क्लास में। आप में से मुझे एक बार बताइएगा कि कोई ऐसा बच्चा जो पीआरसी से स्टेट में आ रहा है, यानी पीआरसी दिया और उसके बाद ये वाली क्लास ली है। आप जी, आप सब कैफ में पहले हो चुके हैं। क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन रहा था कि ये बड़े पेपर्स के साथ था। बहरहाल खैर, दिस इज़ ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम पढ़ा रहे होंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चूँकि बिल्कुल स्क्रैच से ही हर चीज़ को लेके चल रहे होंगे, लेकिन सिर्फ ये थीम थी इसमें कि जब इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया तो ये हमारे FR1 के साथ क्लैश में था। तो FR1 के साथ क्लैश का मतलब था कि हम और ऑडियंस को देख रहे हैं, जैसे को कॉस्ट के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, ये FR2 के साथ। अच्छा जी, हम बेसिकली आज क्या करने जा रहे हैं, ओरिएंटेशन है और थोड़ा सा पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक हो गया? सबसे पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। एक अच्छा छोटा सा इंटरेक्शन जिससे एक ओवरऑल ऑडियंस का आइडिया हो जाता है और हम शुरू करते हैं अपनी बात। सर, मेरा नाम अली इमरान है। इस तस्वीर की ज़रूरत नहीं थी मेरे होते, लेकिन एक रवायत है, तस्वीर लगानी थी तो लगा दी। सर, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वर्कड इन इंडस्ट्री फॉर 2 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया। मैं ना फिर टीचिंग में आया। इंडस्ट्री के साथ साथ ना बंदा चस्के के लिए आता है टीचिंग में कि यार सुबह 9 से, मिसाल के तौर पर सुबह 9 से 5 इंडस्ट्री में चले गए, 8 से 9 की एक क्लास पढ़ा ली। चलो, वो हुआ ये कि फीडबैक बड़ा चौकस आ गया। सारे गए हमने इन्हीं सर से ही पढ़ना है, इन्हीं सर से ही पढ़ना है। मुझे भी लगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। और एक होता है कि आप ना बोझ ले रहे होते हैं को काम करते हैं। ये मुझे लगता था कि यार ये तो सही है, बातें करने के भी पैसे मिलते हैं, और क्या चाहिए। उधर काम होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फीडबैक इतना अच्छा हो गया, मेरा भी इंटरेस्ट बन गया और करते करते मैंने 2 साल बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं एज CFO जॉब कर रहा था। मैंने वो क्विट की और मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया और तब से लेके अब तक पढ़ा ही रहा हूँ। और हम लोगों का वो वाला हिसाब हो गया हुआ है कि वो जब कोई किसी एक्टर से पूछा था ना कि आप एक्टिंग करते हैं, अच्छा साथ करते क्या हैं, तो वो बड़ा हैरान होता है कि भाई मैं एक्टर हूँ। इस तरह ही बहुत अरसा मुझे भी लोग पूछ रहे, अच्छा आप टीचिंग कर रहे हैं, वैसे करते क्या हैं। यार मैं फुल टाइम टीचर हूँ, मैं फुल टाइम टीचिंग ही करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली मैं ये बात कह सकता हूँ और कॉन्फिडेंटली कि यार एक फुल टाइम टीचर जिस लेवल की सर्विस दे सकता है ना, वो जॉब के साथ नहीं मुमकिन होती। क्योंकि जॉब करने वाला बंदा तो अपने तौर पे बस इस चीज़ को इंश्योर करता है कि मैं पढ़ा कैसा रहूँ। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे पढ़ाने से बच्चे पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, बच्चे को कैसा समझ आ रहा है, बच्चे को किस तरह समझ आना चाहिए, बच्चे का रिज़ल्ट कैसा है। तो वो सारा डेटा के सब्जेक्ट में वो जो सारा डेटा जो इकट्ठा करते हैं वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों के हवाले से। तो ये असल चीज़ है और ये असल स्टोरी है कि अली इमरान एज द टीचर इवॉल्व कैसे हुआ। सर, थोड़ा सा आगे चलूँगा और अब बात करूँगा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की। कैफ 2 में अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी, आई कैप में भी, मेरिट सर्टिफिकेट वाइज भी।
तो कैफ 2 को पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन कोई 10 साल तो हो गए हैं। शुरू मैंने असल में किया था ऑडिट से, पहले पढ़ाया ऑडिट। तो बाज़ों का इंसान को जो भी आता हो, मेजर चीज़ ये होती है कि रिक्वायर्ड क्या है। जिस तरह आई कैप वाले ना अपने, बाय द वे एक बात है और आपसे रेलिवेंट है तो करने लगूँ, आई कैप वाले ना अक्सर एग्जामिनर कमेंट्स में लिखते हैं, स्टूडेंट टेंड टू राइट व्हाट दे नो रादर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सर जी आपको क्या आता है, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आपने लिखना क्या है, आपने लिखना पेपर में वो होता है जो रिक्वायरमेंट होती है। तो सर इसी तरह ही बाज़ों का तो आपको जो सब्जेक्ट भी अच्छा पढ़ाना आता है, आप जिस इदारे को ज्वाइन करते हैं ना, जिस इदारे को ज्वाइन करते हैं उस इदारे की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं। मैं ऑडिट पहले पढ़ाया और वो मेरा कोर्स सब्जेक्ट बन गया। फिर टैक्स की ज़रूरत पड़ी तो टैक्स तो मेरा था ही फेवरेट, उस पर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। मेरे ख्याल 14 एडिशन मेरे टैक्स की किताब के आ चुके हैं, 3 एडिशन ऑडिट की किताब के आ गए। DSR का पिछली अटेम्प्ट में एक एडिशन था, अब मैंने उसका दूसरा एडिशन आ गया है और इंशाल्लाह आज आपके व्हाट्सएप में भी वो बुक सॉफ्ट में आ जाएगी। पब्लिशर को हमने दे दी हुई है छापने के लिए, उन्होंने कहा जी कि 10 एक दिन टाइप लगेंगे, आपको अगले वीक में किताब मिलेगी। मैंने कहा मैं बच्चों को सॉफ्ट में दे दूं, जो बच्चे मेरे पास आ रहे होंगे आप लोगों को मैं हैंड आउट फॉर्म में भी वो दे दूंगा, ठीक है। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जब किताब लेंगे तो अभी आपके पास कुछ तो टेंजिबल हो ना, कुछ टिक मार कुछ करने के लिए, वरना मोबाइल पे थोड़ी सी देर पढ़ेंगे इतने में मैसेज आएगा, आपको दुनिया भूल जाएगी, वो मैसेज के पीछे आप लग जाएंगे। या कोई लिंक आ गया या किसी फेसबुक पे किसी बंदे ने कोई कमेंट लाइक कर दिया, आपको नोटिफिकेशन आना है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आधे घंटे बाद आपने सोचना पता नहीं मैंने फ़ोन क्यों उठाया था, और उस टाइम पे आपको बिल्कुल याद नहीं आना कि असल में फ़ोन आपने DSR के नोट्स पढ़ने के लिए उठाया था। तो सर ये वो वाली बातें नहीं है जो मैंने सुनी है, ये मेरे साथ होती हैं सर। तो बाज़ औक़ात मैंने किसी को फ़ोन करना होता है और मुझे भूल जाता कि मैंने फ़ोन पिक क्यों किया था, वो और क्यों और नोटिफिकेशन, और जब का रील सिस्टम शुरू हुआ तो बड़ी आसानी हो गई। भाई मैं आपको बताऊं, पुराने दौरों में एक बात होती थी कि यार बुज़ुर्गों को टाइम दो, बुज़ुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, इनको टाइम देना चाहिए, ये बोर हो जाते हैं, बच्चों को चाहिए बुज़ुर्गों को टाइम दें। ये जब का मोबाइल आया ना यार, बुज़ुर्ग बच्चों से ज़्यादा मसरूफ़। यानी अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने अब्बू के पास बैठता हूँ तो कहते 1 मिनट बेटा ये थोड़ी सी वीडियो रह गई है, मैं पहले वो देख रहा हूँ। उनको हराते हाजरा का शौक़ है, ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने क्या किया। तो मैं ये सोचता होता था जब मैं छोटा था कि यार अपने माँ बाप को टाइम देना है, उन्होंने ज़िंदगी में पाल पोस के हमें बड़ा किया है और हमें उनको टाइम देना चाहिए। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो माँ बाप को टाइम नहीं देते, लेकिन जब इस पर अमल करने का टाइम है तो उन्हें हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, वो खुद बड़े बिजी हैं। लेकिन बहरहाल एक एफिलिएशन की नीड तो बहरहाल हर जगह पे होती है। बाय द वे बात छिड़ी तो यहाँ तक आ गई सर, ऑडिट और इंश्योरेंस मेरा तीसरा सब्जेक्ट, CFAB लेवल पे, CFAB 5 जो एडवांस टैक्स है वो, और ऑडिट इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज CFAB 6, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। मेरिट सर्टिफिकेट की बात भी होगी और आई कैप की ना ऑफिशियल रिवीजन होती है हर सेशन एंड पे, तो मैं 4 साल उसमें एक जो है ना एज जो ऑफिशियल रिवीजन सेशन कंडक्ट किए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब आपके लिए एक ऑनर की बात होती है कि कुछ आप उस सीट पर बैठ के सुनते थे और कुछ आप अदर साइड ऑफ द पिक्चर पे आ जाओ और आप सेशंस कंडक्ट कर रहे हो। वो भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ भी है जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, मैं पॉडकास्ट भी कंडक्ट करता हूँ मीट द लेजेंड के नाम से। चूँकि CA स्पेसिफिक है इसलिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने किसी शान के साथ या किसी अदाकार के साथ पॉडकास्ट की है। जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं
उनके साथ पॉडकास्ट है, 32 एपिसोड्स हो चुकी हैं मीट द लेजेंड के नाम से। अपने फ़ायदे के लिए अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। मेरा कतन मकसद उसको प्रमोट करना ही है, सब्सक्राइब या बेल आइकन पे बटन दबाने का मकसद नहीं है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जब मैं बना रहा था मुझे तब भी पता था, जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो जो सामने साहब थे ना जो रिकॉर्डिंग करते थे, वो कहते थे ये आपको बड़े व्यूज़ आने हैं, आपने इतने बड़े बड़े चार्ट अकाउंटेंट्स को इकट्ठा किया है और उनकी वीडियो बना रहे हैं और ऐसे ऐसे मज़े के सवाल पूछते हैं, आपको बड़े व्यूज़ आएंगे, आप बड़े पैसे कमाएंगे, मेरे भी पैसे बढ़ाएं। मैं कहता था भाई हमारी कम्युनिटी है छोटी सी, आप में से जो अभी लेटेस्ट जिसका CRN आपका आ गया, CRN अभी आना है, और आप में से किसी का क्या CRN होगा जो पिछली बार आया है? 168, 1,68,000, हम 2 लाख कर देते हैं। 2 लाख होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा CA में आज तक जो आया, तो 2 लाख में से कितने लोग देख लेंगे? और अगर 2 लाख पूरे भी देख लें तो उससे क्या रेवेन्यू आ जाएगा? सर वो यूट्यूब पे तो गेम मिलियन से शुरू होती है, उससे पहले तो शुरू ही नहीं होती। तो हमारी कम्युनिटी जो है वो छोटी सी है और उसमें जो है वो मीट द लेजेंड, मैं समझता हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक सर्विस दे सका अपने बच्चों को, जो कि आज फर्स्ट डे 32 कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखें, सुने, उनकी डायरेक्शन देखें और देखें कि यार बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिलेट कर पाते हैं। मैंने बड़ी डाइवर्सिफाई ऑडियंस पे बड़ा काम किया, यानी एक खातून जो मॉडर्न है वो भी, उनके साथ भी पॉडकास्ट की, एक खातून जो बस मतलब एक हिजाब वाली, मुकम्मल हिजाब वाली, एक स्काफ वाली, एक बगैर दुपट्टे के, हर तरह की खातून, एक बंदा जो कि बायो के बैकग्राउंड से है, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, एक बच्चा जो कि हमेशा ही सोचता था मैंने CA करना, एक इंडस्ट्री वाला, एक बैंक वाला, एक फर्म वाला। ये नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कैटेगराइज कर दूंगा कि यार है काम की चीज़। और आपको अगर आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखना चाहिए कि यार जो प्रोफेशन में जिन लोगों ने छिके लगाए हैं उन लोगों ने क्या किया है या कैसे किया है, तो काफ़ी इंसाइट मिलती है। तो बाय द वे एक वो बात भी है, लेकिन सर अपने इंट्रोडक्शन में वो बात जो पिछली दोनों क्लासेस में मैंने जिसका जिक्र ही नहीं किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो कर दी। लेकिन सर अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये वाला सब्जेक्ट क्यों CA में शामिल किया? डाटा सिस्टम एंड रिस्क, ये टेक्नोलॉजी है, इसको ऐसे ही ज़बरदस्ती CA में शामिल कर दिया, क्यों किया है? मैं ना आपको इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप बात को पिक करें। मैं ना गया अपने अब्बू को लेके एक डॉक्टर के पास और उन्होंने शुगर चेक करवानी थी, उनकी शुगर चेक करवाई। तो वो डॉक्टर साहब ने क्या किया, वो अब्बू का ब्लड सैंपल लिया और अब्बू को कहते हैं कि बड़े मशहूर डॉक्टर, अब्बू कहते हैं आप कल आएँ, कल आपकी शुगर चेक करा के पता चलेगी, फिर मैं आपको कोई दवाई रेकमेंड करूँगा। मैंने फ़ौरन को कहा कि डॉक्टर साहब आपने इनका ब्लड सैंपल ले लिया है तो शुगर चेक करने के लिए तो आजकल वो मीटर मौजूद है, वो उसको ऐसे करें, स्पिन में से एक ड्रॉप निकलेगा, उससे शुगर चेक हो जाएगी। आपने अब्बू की पूरी सिरिंज भर के खून का ले लिया है। वो कहते अच्छा कोई ऐसी मशीन भी आ गई हुई है। उन डॉक्टर साहब को उस जदीद मशीन का नहीं पता था। मुझे आप बताएं क्या मुझे उस डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सजीव वो ग्लूकोमीटर की मशीन जो पिछले मिसाल के तौर पे 8-10 साल से अवेलेबल है,
वो डॉक्टर साहब कहते हैं यार वो नई टेक्नोलॉजी की बातें हैं, मुझे क्या पता हो, मुझे आप शुगर बताओ, मैं आपको बताऊंगा दवाई कौन सी। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, आपको टेक्नोलॉजी की अब, हालांकि अब आप देखें क्या उस डॉक्टर की महारत तो ये है ना कि वो आइडेंटिफाई करे शुगर लेवल की बेस पर दवाई कौन सी चाहिए। शुगर को देखने के लिए कौन कौन से नए आले इजाद हो रहे हैं, ये उसकी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, लेकिन क्या उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल है लेकिन वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन लाइन नहीं है तो फारिग हो जाएगा, सर मैं उस बंदे से नहीं अपने अब्बू का इलाज कराऊंगा। सर जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे कागज पेंसिल पे बहुत अच्छा करना आता है, मुझे ना कंप्यूटर्स नहीं आता। आप सरवाइव कर सकते हैं आज के दौर में? सर ये पुरानी बात है। आपके मुझे एक्सेल नहीं आता, वो कहेंगे भाग जाओ। सर आप कहेंगे मुझे एआई नहीं आता, वो कहेंगे भाग जाओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन से टास्क ऑटोमेट होने हैं, कौन कौन से टास्क अब आपको परफॉर्म करने हैं, तो फिर आप जाओ। आप कहेंगे अल्लाह की कसम मुझे सवाल दो, मैं बैलेंस शीट टैली करता हूँ। वो कहेगा यार तुम चले जाओ, मुझे ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं जिसको यही नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसको यही नहीं पता कि चैट जीपीटी को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये असल गेम है। आपको इन चीज़ों को, आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में सरवाइव करने के लिए। बैंक का क्या काम है? बैंक का काम है आपके पैसे संभाल के रखना, उन पैसों पर इंटरेस्ट देना, जब आप अपने पैसे वापस मांगे तो आपके पैसे वापस करना। यस और नो? अगर आज मेरी बैंकिंग ऐप काम ना करे, मैं उस बैंक से अपना अकाउंट बंद करवा दूंगा। करवाऊंगा ना? क्यों? वो तो कह रहा है मैं बैंकिंग के काम बहुत अच्छे करता हूं यार। मैं कहूँगा तुम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं हूं, मैं ऐसी बैंकिंग मुझे चाहिए ही नहीं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आज KFC 70% से ज़्यादा डिलीवरी पे काम कर रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी पे काम कर रहा है। तो सर आप इस चीज़ को समझे ना कि आज के दौर की गेम फिजिकल बड़ा रेस्टोरेंट बनाने से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी का सेटअप लगाना है। यस और नो? तो सर इसका मतलब है कि वो जो फ्राइड चिकन की रेसिपी है वो इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन जो बंदा उसके साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहा वो फारिग है। यार अब मेरा पॉइंट पिक कर गए। सर जी आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बट अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ ना किया तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सर समझ आ रही है? तो आपने इस वजह से ये वाला पेपर आपके सीए का हिस्सा है। मैंने बहुत से लोगों को, इवन टीचर्स को क्लास पढ़ाते हुए ये बात सुनते देखा, यार पता नहीं उन्होंने सीए में ये क्यों डाल दिया। सर अगर आपको ये खुद नहीं पता चल रहा तो फिर आप बच्चे को क्या इम्पार्ट करेंगे? और बच्चा तो हर वक्त पढ़ते हुए यही सोचेगा कि यार क्या बकवास है। यार उसको मतलब वो लोग भी, मिसाल के तौर पर अब एक बंदा खुद चार्ट अकाउंटेंट नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन से आई या उसका अपना नहीं हुआ, तो वो फिर इस तरह की बात करेगा। उसको नहीं पता कि यार आगे कहाँ कहाँ पर इसकी नीड आनी है। सर समझ आ रहा है? तो यार आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बल्कि अभी बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 में आपको पढ़ाऊँगा डिसरप्शन, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि भाई आप उड़ने वाले हो, आप उड़ने वाले हो। जो अकाउंटिंग वाला काम है ये बहुत हद तक ऑटोमेट हो चुका हुआ है। आपने क्या कौन सी स्किल लेनी है ये भी सीखना है।
सर समझ आ रही है? लेकिन ये तो लेवल तब आएगा ना जब आप बेसिक काम सीख लोगे। सर समझ आ रही है? हमारे प्रोफेशन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये ना लॉ कंप्लाइंट है, कहीं ना कहीं कानून है। जहाँ पर कानून आ जाता है ना, वो वाला काम एग्जिस्ट करता है। सर समझ आ रही है? तो इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको बड़े मज़े से पढ़ना है, आपने इंजॉय करके पढ़ना है। तो मेरे टारगेट और मेरा एम ये है कि जब आप क्लास में आके बैठें तो आपका टारगेट हो या स्क्रीन पर देखें, आराम से मज़ा लेंगे क्या बात हो रही है, क्लास में इन्वॉल्व हों, क्लास का मज़ा लें। मैं आपको आखिरी 10 मिनट में बता दूंगा कि यार ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन पहले 1 घंटा 5 मिनट में आपने क्या करना है, इंटरेस्ट से मज़ा लेना है। क्लास में बैठे हैं यार, अच्छा ऐसे ये बात सारी सीखी समझी, वो वाली एग्जाम्पल जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वो वाली एग्जाम्पल नहीं जो चैट जीपीटी देता है, वो वाली एग्जाम्पल भी नहीं जो पेट है, राडो की एग्जाम्पल, फलां की एग्जाम्पल, मैं इंटरनेशनल एग्जाम्पल, वो जो आपकी इमेजिनेशन में ही नहीं आ पा रही होती, वो वाली एग्जाम्पल जो आपके करीब की हैं, जिसको आप खुद देखेंगे, जिसको आप खुद समझेंगे, जिसको आप कहेंगे हाँ यार ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, आप उसका इम्पैक्ट समझेंगे। सर समझ आ रहा है? तो इंटरेस्ट और एंजॉय, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर एक बच्चा क्लास से बाहर इंटरेस्ट डेवलप करना है सब्जेक्ट के अंदर, और आपको फिर फील होगा, आप देखिएगा यार। मैं ना आपको रियल बात बताता हूँ, मैं ना डेस्कॉन के ऑडिट पे था, तो हम ना 4 लोग थे जो बिल्कुल नए, पहली बार पहले ऑडिट पर आए थे। तो हम में ना एक बंदा था, उसकी आईटी बड़ी अच्छी थी। इन नो टाइम हमने देखा यार, स्किल सबको आती थी, बैलेंस शीट टैली करनी सबको आती थी, लेकिन उसने ना कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म होते थे, और वो ना सीनियर को जाके कहता था कि सर आप ये काम कर रहे हैं, ये एक प्रोसीजर होता है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस को सेंड करना। उसने ना उसका कोई शॉर्टकट निकाला, उसने कहा कि सर ये आप सेंड कर रहे हैं, इसमें तो आपको 3 दिन लग जाएंगे। उसने कहा हाँ 3 दिन का काम होता है। उसने कहा सर अगर मैं 3 घंटे में कर दूं? उन्होंने कहा देख लो, अगर ना हुआ ना तो ये 16 लोग हैं, सबको खाना खिलाना पड़ेगा। होता है ना, जैसे वहाँ पे माहौल ऐसा बन जाता है, हर वक्त सीनियर के हाथ में तो एक टीका ही होता है कि किसी जूनियर को लगाना कब है। तो जनाब उसने कहा जी खाना खिलाना पड़ जाएगा 16 बंदों को। उसने कहा सर डन। उसको कुछ शॉर्टकट्स पता थे और उसने वो वाकई काम 3 घंटे में कर दिया। उसके बाद से लेके आज तक, इस बात को 16 साल हो गए, मैंने उस बंदे को रुकते नहीं देखा। काम वही आता था, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी का एक एज था। और आज वो उसी डेस्कॉन का उसने ऑडिट किया, 4 साल उसका ऑडिट करने के बाद फिर सुपरवाइज़र हो गया, फिर वहीं पे जॉब की। आज वो डेस्कॉन के यूएई जो है उस चैप्टर का हेड है। पॉइंट समझ रहे हैं? गेम क्या है, अब बाज़-औक़ात ये एज ले लिया उसने, और ये एज इसलिए नहीं था कि उसको अकाउंटिंग हमसे अच्छी आती थी, ना इसलिए था कि उसको ऑडिट हमसे अच्छा आता था, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ हमसे अच्छा आता था, और वही आपने भी सीखना है। डन हो गया सर जी? ये की रीज़न है, बस 2-3 बातें जो मेरी अपनी ज़िंदगी की थी, मैंने आपके साथ शेयर की। सर ये सब्जेक्ट मुश्किल है, सर ये सब्जेक्ट उसके लिए मुश्किल है जो चाह रहा है कि यार ये कड़वी दवाई है, मैं बस पी लूँ आंखें बंद करके, मुझे समझ कुछ नहीं आनी, ना मैंने इसको समझना चाहता हूँ। नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैंने 2000+ स्टूडेंट्स को सर्व किया, क्योंकि अब मेजर पॉपुलेशन ऑनलाइन पर जा चुकी है। तो मैंने ना अपने आखिरी 2 मंथ्स पहले मैंने इनको एक सीरीज़ दी। किताब तो मेरी बहुत पहले ही आ गई थी। 2 माह पहले मैंने इनको व्हाट टू क्रैम के नाम से एक सीरीज़ दी।
अभी आप लोगों की किताब भी मौजूद है, आ चुकी है, आज इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी। 2 माह पहले मैंने इनको व्हाट टू क्रैम के नाम से एक सीरीज दी। वो कितने सफ़े थे? तकरीबन 80 पेजेस। आप मानेंगे वो 80 पेजेस बच्चों से याद नहीं हुए। उन बच्चों से जिन लोगों ने सोचा था कि यार हमने समझना नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाना। सर अगर आप 5 सफ़े सोच लें ना बगैर समझे रट्टा लगाने के, तो नहीं होंगे। इस फलसफे को समझें कि दिमाग में जो बात आपके रहेगी वो होगी जो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि आप लॉजिकली एग्री करें उस चीज़ से और फिर उसके बाद उसको समझें। जब समझ लें तो फिर इज़ द नेक्स्ट स्टेप, जब आप उसको क्रैम करें। समझ लिया तो फिर क्रैम कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर जी डन होगी बात? अच्छा जनाब, तो यानी सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी की बात करूं, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा। अभी इंशाल्लाह मैं अपनी बुक के बारे में कुछ बताता हूं बाद में, बट इस सब्जेक्ट में क्या है सर जी? 3 पोर्शन है बेसिकली, डाटा, सिस्टम एंड रिस्क, DSR। डाटा पहले 6 चैप्टर हैं, 35 to 45% वेटेज। सिस्टम 7 से 3, फिर ये 7 चैप्टर्स हैं, 7 से 13 तक और 30 to 40%। और रिस्क ये 4 चैप्टर्स हैं, 20 से 30%। इससे पहले इसमें एनेक्जर्स भी हुआ करते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब वो चीज़ें नहीं हैं। और पिछली ICAP की किताब से इस बार जो उन्होंने उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस किए हैं, तो तकरीबन 80 सफ़े कम कर दिए उन्होंने। वो अपनी ICAP की किताब के 80 पेजेस का मतलब है कि इफेक्टिवली हम तकरीबन वो सफ़े 360 थे जो अब 280 हैं। इफेक्टिवली हम लोग, मेरी जो किताब है उसके अंदर सारी चीज़ें, पास पेपर भी डाला, मॉडल पेपर भी, सॉल्यूशन भी, वो सारे वो जो नोट्स और जो उसके वो हैं MCQs और सॉल्यूशन भी हर चैप्टर के साथ मैंने कनेक्ट किए हैं। तकरीबन कोई 200 टाइप पेजेस हैं। मसला पेजेस से ज़्यादा ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मुताबिक इस वक्त इस अटेम्प्ट में सबसे आसान जो पेपर पास करना है कैफ में, वो ये वाला पेपर है। सिरा देखिए, आपने राइट तरीके से उसको अप्रोच करना है। अब दरवाज़ा अगर इधर है तो इस जगह के अलावा मैं बाहर निकलने के लिए जहाँ भी टक्कर मारूंगा मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन अगर दरवाजे की तरफ जाऊंगा तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। इसी तरह सब्जेक्ट को ना हैंडल करने का एक तरीका होता है। बाज़-औक़ात आपको ये बात इसलिए नहीं समझ आती है कि कुछ टीचर से आप पढ़े होते हैं और उन्होंने आपको इतना आसान करके वो समझाया होता है कि आपको लगता है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। वो ख़ास बात आपको इसलिए नहीं लगी क्योंकि उस टीचर का आर्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बात कहूँगा कि यार बहुत आसान पेपर है, अगर आप उसको एक तरतीब से, एक तरीके से अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट डेवलप करना स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग स्टेप नंबर 2, उसके बाद क्रैमिंग स्टेप नंबर 3 और उसके बाद एप्लीकेशन केस स्टडी स्टेप नंबर 4। तो ये तरतीब है। अगर आप पढ़ने से पहले आपका मुंह नाक ऊपर चढ़ गई है कि क्या मुसीबत है, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल अटेन नहीं कर पाएंगे। उससे फिर आप ना याद होगा और ना एप्लीकेशन केस स्टडी वाले सवाल होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आपने देखने। सर नेचर ऑफ द सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सर 15 मार्क्स के MCQ आने हैं, 85 मार्क्स की थ्योरी है। सर आपको बताता चलूं कि तकरीबन 35 से 40 मार्क्स मेरी पिछली अटेम्प्ट की भी मैं सब चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह। मैंने कहा था यार 35 से 40 मार्क्स का सीधा रट्टा आएगा, सीधा।
अगर आप ये समझते हैं कि लतीफ़ महमूद का भाई था और महमूद को लतीफ़ से बहुत मोहब्बत थी और उसके बाद वो कहता है रिस्क की टाइप्स बताएं, तो फिर लतीफ़ और महमूद का नाम लिखने से तो वो सिनेरियो नहीं ना बन गया, नीचे तो उसने सीधी बात कर दी है ना। इसी तरह ही 35 से 40 मार्क्स सीधे आते हैं। चूँकि ना देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसने हर तरह के बच्चे को पास करना है। उसने उस बच्चे को भी पास करना है जिसने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है और वो केस स्टडी बहुत अच्छी नहीं डील कर सकता, वो कैसे पास होता है बच्चा। अब अक्सर देखते हैं बच्चे पास हो रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता। वो वजह ये हो जाती है कि यार वो ना रट्टे वाले सवालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और केस स्टडी में एक एवरेज भी परफॉर्म कर लेते हैं, उनका पेपर निकल जाता है। तो सर 35 से 40 मार्क्स की सीधे सवाल आने, सीधे वो आपको आते हो 15 मार्क्स के MCQ। ठीक हो गया। तो ये एक बिल्कुल आसान वाला एरिया है और तकरीबन 40 से 45 मार्क्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट करते हैं और एप्लीकेशन एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, जिसमें केस स्टडीज़ भी हैं। तो ये दोनों साइड्स आपने पूरी करनी होती है। तो जब थ्योरेटिकल बेस की बात करूं तो मैं इसमें कहूँगा कि तकरीबन 30% क्रैमिंग और 70% टाइप केस स्टडी। इस 85 में से 30% की बजाय मैं कहता हूँ 30 मार्क्स क्रैमिंग 30 से 35 और बाकी रट्टा। अच्छा जी, अप्रोच। तो जी बुनियादी तौर पे जो है ना, एक किताब DSR हेल्प बुक एडिशन नंबर 2, इसमें सारे नोट्स हैं, हर चैप्टर के बाद उसके MCQs हैं, MCQs के बाद उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन है कि ये वाली ऑप्शन ठीक क्यों है, फिर उसका मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन, लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर, ये सारा कुछ मैंने एक ही किताब में जोड़ दिया। इसको मैं कहता हूं ये वन बुक सॉल्यूशन है। आपने ये किताब खरीदनी है, सॉफ्ट में आपको मैंने शेयर कर देनी है, आज सॉफ्ट में किताब शेयर हो गई, एंजॉय करें। किताब आज आपने लेनी है और आपने उसको पकड़ लेना कि यार ये किताब। इसके अलावा कुछ एड ऑन्स मैंने प्लान किए हुए हैं आगे वो केस स्टडी के लिए, वो साथ के साथ कुछ ऐड ऑन होंगे, लेकिन मेरे मुताबिक वो एक ही किताब अगर जिस बच्चे ने ये किताब तैयार की है वो मोर देन इनफ है। और इस किताब की एक अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल इन लाइन विद ICAP है। इसका मतलब ये कि एट एनी गिवन टाइम आपको लगे कि यार ये क्या है, मैं ICAP की किताब को देख लेता हूँ, तो आप खोलिएगा पेज, यानी आप खोलेंगे चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 3 जो इस किताब में वही ICAP का है। असल में तो मैंने ICAP की तरतीब ही फॉलो की है ना। अब ICAP मुझे असल में बेनिफिट क्या होता है ये करने से कि बच्चा ICAP की किताब पढ़ रहा होता है और तंग हो रहा होता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम मेरी किताब पे स्विच कर लो, सीक्वेंस हर चीज़ सेम है। तो वो चैप्टर 4 का यूनिट 3 वहाँ से पढ़ता पढ़ता जब इस किताब से पढ़ता है तो उसको लगता है यार मुझे इस किताब से ही पढ़ना चाहिए, और वो फिर इधर स्विच हो जाता है। तो ये जो स्विच ओवर स्टूडेंट के लिए आसान होता है ना, फ्रॉम ICAP टू माई बुक, इसकी वजह से हमेशा मैं उसकी तरतीब सेम रखता हूँ। और मैं अपने बच्चे को ये भी कहता हूँ कि भैया अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि इस किताब से वो बेहतर है, तो वो मैंने उसी किताब को शॉर्ट, कंसाइज, ईजी किया। सर एक एक लफ्ज़ पे काम किया, एक एक लफ्ज़ पे, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो जार्गन्स हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आपको आना चाहिए, ब्रैकेट में उसके साथ उसका मतलब लिखा है। और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अंग्रेज़ी के मुश्किल लफ्ज़ थे, मुझे लगा कि यार बच्चे की वोकैबुलरी इतनी नहीं होती, मैं उसको थोड़ा ऑल्टरनेट आसान लफ्ज़ लिख दिए ताकि बच्चे के लिए याद करना आसान हो जाए। सर आपके सामने जो स्लाइड चल रही होगी ना, बिल्कुल वही मेरी किताब भी होगी, यानी जो स्लाइड का कंटेंट है और मेरी बुक का कंटेंट है वो सेम होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कहना है यार किताबें छोड़ो आओ हम पढ़ते हैं,
मैंने आपको यहाँ पर पूरी गपशप लगाई, आपने ये सारा टेक्स्ट भी साथ पढ़ लिया। जब किताब खोलेंगे तो एग्जैक्टली वही लिखा होगा, याद करने में आसानी होगी। यस, और फिर बाद में उसी को ही आप रिटेन भी कर लेंगे। सर ये सारी बातें मैंने आपके साथ की, एक बात बड़ी कीमती है जो नहीं की यार, वो नहीं आया भाई, इसका स्केड्यूल उससे आगे। हाँ, एक मिनट दोस्तों, सर जी बताइएगा क्या कह रहे हैं। यार मैंने आपके साथ फर्स्ट डे आपको एक प्लानर दे रहा हूँ, ये हमारा पूरा स्केड्यूल है। मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कह सकता हूँ कि शायद कुछ लोग हों जिनका ये दूसरी बार पढ़ा रहे हूँ या तीसरी बार पढ़ा रहे हूँ। सर पिछले सेशन में मैंने ये कोर्स कितनी बार पढ़ाया काउंट करते हैं। 3 सेशंस प्री में, 1 नियर पीयर पे, 4 2 सेशन पोस्ट में, 1 नियर पीयर पे, 7 1 सेशन SBI फास्ट ट्रैक में, 1 नियर पीयर पे, 9 और फिर उसके बाद रिवीजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये 11वीं बार हो जब मैं ये वाला कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 1 क्लास पढ़ा चुका हूँ और इससे पहले बल्कि 2 पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया, तो ये 12वीं बार। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जितना उस चीज़ को पढ़ाते हैं ना, आपका उतना निखार आता रहता है, आप उतना बेहतर पढ़ा पाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ख़ास तौर पे जब एक नया सब्जेक्ट होता है तो टीचर कैसे मैच्योर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल, मैं जब पढ़ा रहा हूँ पहली बार तो मैं आपको एक टॉपिक बताने के लिए 3 एग्जांपल्स पिच करूँगा। फिर जब मैं वो 3 एग्जांपल्स पिच करूँगा तो उसमें से जिस एग्जांपल का सुनते ही आपकी आंखों में चमक आएगी और आप कहेंगे यस सर समझ आ गई, तो मैं उसे नोट कर लूँगा, यार ये वाली एग्जांपल बच्चों को अच्छी समझ आती है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस एग्जांपल्स को मज़ीद रिफाइन करूँगा, उसकी स्लाइड्स बनाऊँगा और वही एग्जांपल आपको देने लग जाऊँगा। कम टाइम में वही वाली बात आपको बहुत अच्छी समझा दूँगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये अप्रोच होती है। और अगर आप ये वाला प्रोसेस 10 बार 12 बार पहले कर चुके हों तो फिर आप उसको बहुत जल्दी वो एक्सीलेंस अटेन कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर ये स्टोरी है। आओ यार एक बात आपके साथ करता हूँ, फिर उसके बाद ये पढ़ाऊँगा। यार वो मार्कर मिल सकते हैं? हाँ बस हैं, ठीक। यार एक बात करनी है, आप सारे समझदार बच्चे बैठे हुए हो। सर जी आपके टॉपिक का नाम आ गया, ये लिखे आप चैट जीपीटी पे, वो आपको पूरा टॉपिक निकाल के सामने रख देगा। सर ये सवाल बात समझिएगा ध्यान से, ऑनलाइन वालों आप भी ध्यान से सुनो। पूरा टॉपिक निकाल के बाहर रख देगा, आप उसे कहें मेक इट इजी, वो इसको इजी कर देगा। आप उसे कहें गिव मोर एग्जांपल्स, वो आपको मजीद एग्जांपल्स निकाल देगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रॉम्प्ट होता है, उसको कहते हैं ELT10। ठीक हो गया। ये प्रॉम्प्ट जब आप अपनी क्यूरी के साथ देते हैं तो वो आपको ऐसे बात समझाता है जैसे 10 साल के बच्चे को बताई जाती है। यानी अगर आप उसे प्रॉम्प्ट देंगे ना तो फिर वो आपको बड़ी सादा एग्जांपल्स देने लग जाएगा। तो आप टॉपिक का नाम लिखें, साथ ELT10 लिखें और ये वाला सब्जेक्ट तैयार कर लें। फीस देने की क्या तुक बनती है? जो काम आप फ्री कर सकते हैं उसके लिए पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं?
सीधी बात है ना। तो सर फिर पैसे क्यों दें? अगर एक का, और मैं आपको खुद बता रहा हूं, तो पहले तो आपको बताऊंगा ना कि यार मैं आपको क्या बेच रहा हूं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये साबित किया कि आप क्या खरीद रहे हैं ये आपको भी नहीं पता, समझे? अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या दे रहा हूं। सर जी ये एक तरफ है, YouTube पर जाएं, दूसरा सोर्स, टॉपिक का नाम लिखें, बेहतरीन इंडियन, खास तौर पे बेहतरीन टॉपिक समझा रहे होते, और मैं खुद आपको बताऊंगा भी कि फलां दीदी का सुनो क्या बात है, बहुत अच्छा बताएगी। यस, और मुझे बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। जो रिस्क मेरा है वो मुझे मिलके रहेगा, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं आपको ना बताऊं कि फलां का लिंक है, उससे देख लो। खास तौर पे टॉपिक का नाम लिखेंगे, जो इंडियंस होते हैं बहुत अच्छा समझाते हैं, और आपकी उर्दू नेटिव लैंग्वेज भी समझाएंगे। ये भी नहीं कि कोई ऐसा है कि वो, मैंने डेटाबेस की कुछ चीज़ें देखनी थी तो मैंने ना हार्वर्ड का कोर्स देखा, C50 के नाम से उनका कोर्स। तो मैं यकीन करें को 15 मिनट बाद ना मैं रश्क कर रहा था कि यार हम लोग तो मर जाते हैं, वो तो कुर्सी से उठना गवारा नहीं कर रहा। मैं भी बैठा ही मैं, यार ये देख लेना, ये देख लेना, वो स्लाइड पर ये सब शो हो रहा है, उठ को हिलजुल। अगर ये बैठे इन्होंने पता है क्या पढ़ना है, तो इससे ऊपर क्या है, जाओ फिर जाके पढ़ लो। तो सर समझ आ रही है? मैं तो देख के सोच रही यार हम मर जाते हैं। तो कुर्सी तो उन्होंने नहीं हिलता पे, आवाज ऊंची नहीं कर रहा, सुकून है, बिल्कुल रिलैक्स बैठा है। सर YouTube से देखें भाई। बात ये कि फिर अली इमरान से क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो काम फ्री में हो जाएगा। कहते दोस्त ने कहा है, जबरदस्त। सर इसका जवाब सुने। सर आपको देखिए, बात ये रास्ता पता होना चाहिए क्यों है, वो नहीं कि हम चूंकि मुसलमान पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं, हमें पता हो कि हम क्यों मुसलमान हैं। सर आ जाएं। सर अली इमरान आपको क्या सर्विस दे रहे हैं? सबसे पहली चीज है एफिशिएंसी। जब आप रिसर्च करते हैं ना, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पहली बात। दूसरा, जब आप 3-4 सोर्सेज से रिसर्च करते हैं तो फिर एक फाइनल ओपिनियन फॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास खुद तो उतनी इन डेप्थ नॉलेज होती नहीं। तीसरी बात, आप उल्टा बाज़ वक़्त कंफ्यूज हो जाते हैं उस टॉपिक को लेकर के। एक टीचर ने 1 घंटे में आपको वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना है, जो शायद आप 6 घंटे की वीडियोस देखने के बाद या 6 घंटे की क्यूरी के बाद भी कंफ्यूज ही हो। सर समझ आ रही है? दूसरा काम इफेक्टिव। एफिशिएंसी क्या है? आपका टाइम बच रहा है सर, आपका टाइम बच रहा है सर। इफेक्टिव का क्या मतलब है? सर एक बंदा जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10-11 साल से पढ़ा रहा है, आई कैप के साथ, आई कैप के सिस्टम को देख रहा है, उसको एक्चुअल में अंदाजा है कि पेपर किस तरह पिच होता है, किस तरह सवाल फ्रेम होता है, और वो उस अप्रोच से पढ़ा रहा है जिस अप्रोच को फॉलो करके आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। और सर अभी तो पेपर आ गया हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहली बार पेपर आना था,
अल्हम्दुलिल्लाह आप वो सारी चीज़ें देख लें, और जिस तरह का है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह ही पेपर फ्रेम हुआ। इसमें कोई ऐसी कुछ जादू की छड़ी नहीं है सर। आप भी 10 साल एक काम करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आप खुद बताएं, आपको नहीं पता होता कि अगर ये बात इससे मेरे अब्बू को कही होती ना तो मेरे अब्बू ने आगे से ये जवाब देना था। होता है या नहीं होता? सर आप अपने अब्बू को जानते हैं, उन्हें आपको उनके मिजाज का पता है, उन्हें आपको पता है कि यार उन्होंने इसको इस बात पे ये जवाब देते हैं। यस, इसमें कौन सी बात है कि एक बंदा 11 साल से 22 पेपर देख रहा है, उसे नहीं पता कि यार ये पेपर किस तरह पिच होना। सर समझ आ रही? सर आपने उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना है। तो ये अफेक्टिवनेस जो है ये आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, बल्कि जेन्युइन बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पास करवा देता है अगर आपने फॉलो किया हो तो सर ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ से बचा रहे हैं। यहाँ से आप कॉस्ट भी बचा रहे हैं। सर कॉस्ट कैसे? हम तो फीस दे रहे हैं सर जी, आपके 6 माह की कोई वैल्यू नहीं है। आपने 6 माह बाद दोबारा पेपर दे के उसकी दोबारा फीस नहीं जमा करानी। इन सारी चीज़ों की वैल्यू है सर। सब वो आप बचाएंगे सर जब आपका पेपर पास हो। सर समझ आ रही है? ये चीज़ें आपको मिल रही हैं जिस वजह से आपको क्लास लेनी चाहिए। अदरवाइज तो देखें ना सर, मैं अगर आपसे ये वाली चीज़ें छुपाऊंगा या आपको कौन ना 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 चैट जीपीटी पे सर्च ना करना, मुझसे पूछो, नहीं सर, ये तो जुल्म है सर। उस्ताद तो स्टूडेंट को आगे लेके जाता है ना आगे रोक के अपना मुताज बना लेता। तो पीर साहब कहते हैं कि पीर साहब कहते हैं या पीर साहब मैं दुआ करूँ, यार दुआ रहने दो, तुम मेरे जिक्र में आया करो, बस नमाज रहने दो कि अल्लाह ना ना डायरेक्ट हो, मेरे आस्ताने में आओ। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो जेन्युइन अल्लाह वाला होगा वो आपको अल्लाह से कनेक्ट करेगा, वो आपको अपने पीछे नहीं लगाएगा सर, वो आपको रास्ता बताएगा। अल्टीमेट सक्सेस तो आपकी पेपर पास करने से, समझ रहे हैं सर? अच्छा जी, और ये वाली बात भी कर ली जी सर। आ जाते हैं वापस। जी सर, स्टूडेंट वर्सेस टीचर एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन क्या है और टीचर एक्सपेक्टेशन क्या है? सर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन की बात हमने आपके साथ बिल्कुल शुरू में की कि यार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने टीचर से, और आपसे एक बात हुई कि यार जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि यार हमें टॉपिक की समझ आए और हमारा पेपर पास हो। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि यार हाँ, मेरा दिल चाहता है कि बच्चे का ना इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। यानी अगर आज हम गौर करें ना कि हमें बचपन में कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, तो अगर आप गौर करेंगे ना तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था, गौर करें उसका टीचर भी आपको अच्छा लगता था। तो बुनियादी तौर पे आपको उस सब्जेक्ट से ज़्यादा उस टीचर की वजह से उस सब्जेक्ट से प्यार हुआ था, या वो उस टीचर की वजह से। सर ऐसा होता है नॉर्मल। टीचर की स्किल होती है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, यार कितने मज़े का सब्जेक्ट। तुम्हारी कोशिश है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। दूसरे नंबर पे अब एक ना छोटी सी एक्सपेक्टेशन टीचर की ये है आपसे कि यार बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मगर एक रोज़ जितना टाइम क्लास का है उतना ही टाइम, जितना टाइम क्लास का है कम से कम उतना ही टाइम आपने खुद पढ़ना है, और वही स्लाइड्स होंगी उसको गो थ्रू कर लेंगे। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि यार 1.25 घंटे की क्लास है, 1.25 घंटे तो पढ़ लो घर जाकर, इंशाल्लाह इससे पहले ही कवर हो जाएगा। लेकिन पढ़ना रोज़ है,
जो असल गेम है वो क्या है, रोज़ का रोज़ पढ़ना। उसको आपने डिले नहीं करना, उसको आपने अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे कि जोन में नहीं आना। और रोज़ का काम रोज़ करना, ये बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि यार रोज़ का काम रोज़ वाले सिनेरियो में आओ, बहुत फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चा मेरे पास आया कहता सर मैं ना सर मैं एक जॉब करता हूँ, मैं 8 दिन बाद 8 लेक्चर इकट्ठे ही ले लिया करूँ। वो कभी भी उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते जितना रोज़ का लेक्चर रोज़ इफेक्टिव होता है। रेगुलरिटी से क्लास के अंदर आना, क्लास को अटेंटिवली सुनना और फिर उसके बाद उसको अगले स्टेप में जो बात है उसके बाद उसको मेक श्योर करना कि आप इसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तवज्जो हो। और टेस्ट, जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट ज़रूर देना। मेरा एक ना एसोसिएट रहा है, उसने ना पहले ही लिमिट नहीं होती थी पेपर्स की, उसने 5 पेपर दिए, 5 पास, फिर 4 दिए, 4 पास, ख़त्म। वो तो ऐसे जिसने उसे 6-8 बार ही देखा था कैंपस में तो कैफ पास कर गया। वो ना बाद में इस पेपर दिए हुए थे तो मेरे पास एसोसिएट था, तो उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा सर आपने टेस्ट पर इतना ज़ोर नहीं दिया। मैंने कहा क्या मतलब? कहता सर मैं एक बात कहूँ, सर मेरे मुताबिक अगर एक बच्चा क्लास नहीं लेता तो उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान टेस्ट ना देने का। मैं क्या मतलब? कहता सर देखिए ना, अब अगर एक बच्चा क्लास नहीं लेता, वो घर जाके पढ़ लेता है और तैयार कर लेता है और बाद में टेस्ट देता है और टेस्ट ठीक होता है तो इसका मतलब है वो कवर कर गया। लेकिन अगर एक बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा तो वो कैसे गेज करेगा कि जो उसने क्लास ली है या नहीं ली, उसका उससे क्या नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? बात उसकी वैलिड थी। तो सर टेस्ट जो है ना वो बहुत क्रूशल है। अच्छा जी, अगली जो बात आपके साथ करनी है वो एक प्लानर है। टेंटेटिव प्लान मेरा ये है कि इंशाल्लाह जब आपका रिजल्ट आए ना तो उस वक्त हम डाटा करवा चुके हूँ। डाटा का मतलब समझते हो? 35 से 45% इंशाल्लाह ये इस वीक में जो शुरू हो चुका है, इसमें मैं चैप्टर 1 कराना है, अभी चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, अभी चैप्टर 13 है, अभी चैप्टर 2 है, अभी चैप्टर 5 है, अभी चैप्टर 6 है। इस वीक में आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 27 अप्रैल वाले वीक। इंशाल्लाह जिस वीक में आपका रिजल्ट आएगा वो मैक्स उससे अगले वीक में हम डाटा ख़त्म करा देंगे, जिसका मतलब है कि 35 से 45% कवर। तो इसको प्लीज़ शुरू से ही सीरियसली लेना है आपने। ये नहीं कि इंशाल्लाह आगे जाके कुछ बहुत बड़ा होगा, नहीं सर। रूटीन में कंसिस्टेंसी से चीज़ें होती रहेंगी। उसके बाद हमने आगे सिस्टम वाले एरिया पर आना है। चैप्टर 7 करेंगे, 8 करेंगे, कुछ छुट्टियां हैं, 9, 10 ईद की छुट्टियां दरमियान में आनी है, मिड टर्म आने हैं और मुहर्रम की छुट्टियां आनी है, 9-10 मुहर्रम। उस चीज़ को आपने अपने प्लान में शामिल रखना है। और इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिसरप्शन ऑन बिजनेस एंड अकाउंटेंसी, यहाँ तक आपका ये चलेगा, यानी तकरीबन जून के एंड तक मेरी प्रेफरेंस है, या जुलाई के शुरू तक हम सिस्टम वाला पोर्शन ख़त्म कर दें और जुलाई के मंथ में इंशाल्लाह हम क्या कर रहे होंगे, रिस्क का पोर्शन कर रहे होंगे। तो सर ये तरतीब है, ये तरीका है और इस अप्रोच से हम चल रहे होंगे। मैंने फर्स्ट डे ही कोशिश किया, आपकी किताब, आपका स्केड्यूल, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या जिससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे लेके चलेंगे सर। तो एक ये नहीं है कि इंशाल्लाह आप आएँ सब अच्छा हो जाएगा, क्या कुछ किस तरह किस तरतीब से चलेगी, सारी बातें मैंने आपको बता दी। यही डर था कि ये होगा।
और इस सब के बाद अब आपने बताना है, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछिए। यार कुछ डुप्लीकेशंस ख़त्म की और कुछ अननेसेसरी चीज़ें ख़त्म की। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें बहुत ना, कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर बनाने वालों को ही पता होनी चाहिए। अगर वो हमें ना भी पता हो तो खैर है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमें गाड़ी चलानी आनी चाहिए। गाड़ी का इंजन किस तरह बना हुआ है ये तो ठीक है ना, जो ऑटो इंजीनियर है वो जाने, उसका काम जाने। हमें गाड़ी का इस्तेमाल आना चाहिए, इससे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ बनी किस तरह है यार, वो तो फिर हम उस स्टेप्स में तो नहीं ना जा सकते, हम तो उसके प्रोफेशनल नहीं है ना, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बस वो वाली चीज़ें जो रेलिवेंट नहीं थी उसने हर एरिया से थोड़ी थोड़ी, पहले 6 चैप्टर हैं, 6 के 6 चैप्टर से उसने कुछ कुछ कम किया। मुझे लगता है कि बाज़ों का तो कुछ जगहों पर उसने थोड़ी ओवर ही चीज़ें डाली हुई थी, उसने कम कर दी और अच्छा कम किया। जो उसने कम किया वो बहुत सही किया। मुझे लगता है 2-3 चीज़ें और कम होनी चाहिए थी, बट स्टिल जितना हो गया उतनी भी मेहरबानी है। उससे कम हमारा सिलेबस का लोड कम हुआ है, हमारा टेस्टिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस टाइम बढ़ जाएगा, अच्छा हो गया। वैसे मुझे अच्छा लाइट सा फील होता है कि यार 80 सवे सीट घट हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ज़्यादा ही वो थी कि कौन सी लैंग्वेज को, अब देखें ना लैंग्वेजेस के नाम आ गए, ठीक है, किस लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमें बस ठीक है पता चल गई, इतना ही चाहिए। कुछ जाके को किस तरह का काम हो तो कौन सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसने बाद में ख़त्म की हैं। वो अच्छा हो गया। काफ़ी जगहों से मतलब मेरे जहन में आती जा रही जो चीज़ें ख़त्म की हैं, चूँकि अक्सर ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी पिछले अटेम्प्ट में। चूँकि मैं सिर्फ पढ़ाने पर तो नहीं काम कर रहा, मतलब मैंने सिर्फ आपको सिखाना तो नहीं है, मैंने फिर उसके मुताबिक उसकी स्लाइड भी बनानी है, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। वो एक जो स्लाइड होती है बाज़ औक़ात तो उसके पीछे बड़ी वर्किंग होती है। तो वो फिर आपने एक स्लाइड बनाई हो या एक ग्राफिकल चीज़ बनाई हो और उस पर लगाओ 3 घंटे और अगली अटेम्प्ट में वो कहते कि ये नहीं है, तो आपको तो लगता है कि वो ये मेरे से क्या हो गया, तो सारी मेहनत उसी वक्त ज़ाया हो जाती है। बट स्टिल उस वक्त उन बच्चों को समझ आ गया, यही सोच के खुश हो सकते हैं ना कि उस वक्त तो उन बच्चों को तो समझ आ गया था ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो गई, हम लोगों के लिए आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, और कोई बात? पेपर कब है आपका? पेपर 24 अगस्त को है, 24 अगस्त को है, तो टेंटेटिव 1 मंथ पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 24 अगस्त को आपका पेपर है इसका और 21 अगस्त को आपका टैक्स का पेपर है। तो मैं टेंटेटिव 1 माह पहले आपको फ्री कर दूंगा आपके पेपर से। डन सर जी। और कोई बात हो सर आप कोई बात पूछेंगे? सर आप कुछ पूछेंगे? जी आप ही हैं सर? नहीं, ग्रुप में नहीं ऐड किया। ग्रुप में ऐड नहीं किया सर जी, ग्रुप में इनको ऐड कर दीजिए। फ्रंट ऑफिस वालों को कह दें भी जाते हुए आप ग्रुप में ऐड हो जाए, फिर किताब भी उसमें डालेंगे तो फिर उसमें दोबारा प्रॉब्लम ना हो। जी डन है सर जी। यार 2-3 बातें और मैंने करनी है, कर लूँ? नहीं सर, प्रॉब्लम विद ऑनलाइन लेक्चर, एक छोटी सी बात आपके साथ और करना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मतलब फिज़िकली जो लोग बैठे हुए उनके लिए और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है टीचर के साथ इंटरेक्शन। सर जो फिज़िकली स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए तो आसानी है, वो हाथ खड़ा करेंगे, सवाल पूछ लेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए बाज़ औक़ात इंटरेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि यार
वो भी उसी कंफर्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकें टीचर के साथ, जिसके लिए हमने ऑप्शन दी है व्हाट्सएप ग्रुप्स की। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन आती है। बेसिकली मैं व्हाट्सएप ग्रुप को अक्सर एडमिन ओनली पर कर देता हूं और एक मैसेज ड्रॉप करता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपने जो बात भी करनी हो वो डायरेक्टली मुझे डीएम कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई 150-200 बच्चा है या जितने भी बच्चे हैं, वो फिर एक बच्चे के सवाल से डिस्टर्ब नहीं होते और वो तबसरा भी नहीं कर पाते। किसी बच्चे ने सवाल पूछा तो दूसरे बहुत से लोग चाहते हैं कि उस पर तबसरा करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे ने पूछा कि कल क्लास हुई या नहीं हुई, उसका जवाब वो मुझसे पूछे, जवाब ले ले। एक बच्चा उस पर आगे बात शुरू कर देता है कि परसों पता नहीं अब कल होगी या नहीं होगी, मैं भी सर से बात करके बताता हूँ, तुम इधर ही रहना, कहीं जाना ना। भाई क्या ज़रूरत है, समझ आ रही? तो वो ना, अब जिस बच्चे ने 15 मिनट बाद देखा और उसने देखा कि इसमें 75 मैसेजेस आ गए, तो वो कभी भी वो वाली मेन बात भी नहीं पढ़ेगा जो टीचर ने कही हुई थी। उससे ना नुकसान ज़्यादा होता है कि काम की बात भी निकल जाती है। कुछ ये कि आपको पता होगा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सर ने मैसेज करना है और वही मैसेज होगा जो काम का मैसेज है। तो ये बाहर आ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका ग्रुप जो है वो होता है एडमिन ओनली पे होता है। मैंने कहा ओके, मैं एक 7 दिन पहले 7 दिन इसको एडमिन ओनली पर नहीं करूँगा और देख लूँगा। वैसे तो मुझे पता है यही होना जो मैंने कहा है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि चलो लेट्स से कि अगर कुछ बच्चे कुछ रीज़नेबली बात करें तो ठीक है। अच्छा, बैठे होना और कानों में आवाज़ पड़ रहे होना और होता है और तवज्जो से एक बात को समझना और पिक करना और होता है। तो सर इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स का एटीट्यूड जो होता है ना, बाज़ वक़्त वो नॉन सीरियस होता है, जिसकी वजह से वो क्लास नहीं लेते, रेगुलर नहीं रहते, टेस्ट नहीं देते। अच्छा, ख़ास तौर पे वो वाले स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन होते हैं, उनका इशू ये होता है कि सर जी ये वाले स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन होने की वजह से घर बैठे क्लासेस ले रहे होते हैं, तवज्जो नहीं होती, साथ साथ चाय चल रही है, साथ नाश्ता चल रहा है, ओके, या आवाज़ दे रहे हैं अम्मी को, अम्मी जान चाय दे दे, मैं क्लास ले रहा हूँ। भी क्लास ले रहे तो क्लास लो ना, फिर चाय का क्या मकसद है? अब सर्दियों में रज़ाई के अंदर क्लास चल रही होती है, गर्मियों में पार्कों के अंदर बच्चे पार्क में साथ साथ घूम रहे, साथ साथ क्लास ले रहे। सर जी तवज्जो चाहिए। सामने टेबल के ऊपर लैपटॉप पे लेक्चर चल रहा है, साथ आपके पास बुक है और नोट्स हैं, वो आप उससे पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ये तरीका है। तो अभी पिछले दिनों स्कूल्स की भी आपको पता है कि क्लासेस उन्होंने ख़त्म की हुई थी, तो ऑनलाइन ही चल रहा था और मेरी बेटी की क्लास भी जूम पर चल रही थी। तो मैंने देखा कि वो ना कंफर्टर ऊपर लिया हुआ क्लास ले रही है, तो छोटी क्लास 3-4 में। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और कोई होता तो खैर था, ये तो अपना बच्चा ही जो है वो वही कर रहा है जो मैं सोचता हूँ। मैंने उसको उठाकर सामने टेबल पर उसको सिस्टम रखा, उसकी किताब और उसको हाथ में किताब पकड़ाई और एक्टिवली बिठाया कि जो पढ़ने का तरीका है। सर जी बेसिकली आदाब जो है ना, वो बाज़ों का ज़रूरी होते हैं ताकि आप वो परफॉर्म काम ठीक से करें। जैसे वज़ू जो है वो नमाज के लिए ज़रूरी है, वो बेसिकली वज़ू आपको एक बार अलर्ट कर देता है, वो आपको उस जोन में ले जाता है जिसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किताब पढ़ें तो इसको भी अगर तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पढ़ेंगे तो आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो सर जी ऑनलाइन वालों को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि यार नॉन सीरियस एटीट्यूड, लेटना, सोना और कम पढ़ना, उसको रेगुलर हूँ और पंक्चुअल हूँ, अपना टाइम डिसाइड करें, उस टाइम पर हर रोज़ क्लास लें। स्टूडेंट्स नॉट गिविंग टेस्ट, बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं देते, ये अपने अंदर एक नॉन सीरियस बात है, नहीं होनी चाहिए।
और जब आपको केस स्टडी या रिटर्न प्रैक्टिस के लिए काम दिया जाए तो वो लाजमी तौर पे आपने करना है। ये कुछ ऐड ऑन बातें मैंने ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए की कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि जैसे फ़िज़िकल क्लास सिर्फ मेल्स ओनली के लिए है, कोई फीमेल स्टूडेंट हो, उसने को बात पूछनी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटे। व्हाट्सएप में या आप व्हाट्सएप में टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर ऑफिस में कुछ फीमेल्स और भी हैं, उस वहाँ पर ही मैं, अगर आपने कोई क्यूरी हो तो मैं वहाँ पर ही आपको उसको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ जिस तरह आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक वीक में अपनी जो क्यूरीज हैं वो इकट्ठा कर लें और मुझसे टाइम ले लें, मैं आपको टाइम दे दूँ और मैं वो आपकी क्यूरीज़ को रिजॉल्व कर दूँ। इस तरह से हम फीमेल स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर सकते हैं जो ऑनलाइन में हैं। अगर मेल स्टूडेंट है तो वो तो उनके लिए थोड़ी लेस रिस्ट्रिक्शन है कि वो कभी भी आ जाएं। ऑनलाइन तो फीमेल के लिए भी अनलिमिटेड है, आप जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी व्हाट्सएप करके सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात पूछ सकते हैं। डन हो गया सर जी। ये सारी बातें थी, ये असल में कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने ख़ास तौर पे देखी ऑनलाइन के लिए, मैंने सोचा आपके साथ इसको डिस्कस कर दूं। सर जी कोई सवाल मज़ीद पूछना चाहते हैं? कोई बात रह तो नहीं गई? ये बातें दोबारा नहीं होंगी, आज काफ़ी हो गई हैं। कल से हम काम की बात करेंगे और कल से चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। डन सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।